बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली. Today we are going to learn a first poem of Sir Thomas White. उनकी ये आज पहली पोएम है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हम जो मेजर क्वेश्चन है हमारा, Surrey as a sonneteer, Surrey's contribution in the history of English literature and sonnet and poetry, and salient features of Surrey's poetry. We have done with these questions. The biography of the poet and the major themes of the poet we are done with all. ठीक है. Now we are going to start the poems. Today our first poem, The Lover for Shamefastness, is the poem written by Sir Thomas White. Basically it is a translation of the same sonnet that we have already read in the poetry of Henry Howard, Earl of Surrey. The poem we have read, The Complaint of Our Lover Rebuked, it is the same sonnet by Italian poet Petrarch that translated both poets Henry Howard, Earl of Surrey and Sir Thomas White, right? ये सेम जो पोएम थी ट्रांसलेशन सॉन्ग्स एंड सोनेट से ली गई थी. पेट्रार्क जो था वो 14th सेंचुरी इटालियन पोइट था जिसकी पोएम को इन दोनों ने एक ही पोएम को ट्रांसलेट किया. लेकिन जब हमें एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ बोथ White and Sir Thomas White and Surrey. जी बिल्कुल, सर थॉमस वाइट एंड Surrey's contribution in the history of English literature, then we will discuss these poems particularly. ठीक है. तो जब इन पोएम्स को डिस्कस करेंगे, जस्ट ये नहीं है कि उन्होंने एक पोएम को जो है वो ट्रांसलेट किया, बल्कि जब हम पोएम को आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फर्दर कितनी चीज़ें हैं जो कि रिलेटेबल हैं. ठीक है, जो किसी हद तक जो है वो रिलेटेबल हैं हमारी पॉइंट्स जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे उससे. अब देखिए, एक चीज़ हमने दोनों पोइट्स के जब क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उसमें देखा कि कंसेप्चुअल जो बात है वो कंसेप्चुअल और जो इमोशनल बात है उसमें जो हमारे सर थॉमस वाइट हैं ये ऑन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. ठीक है, मोर आर्टिस्टिकली ये एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन जहाँ हम लैंग्वेज की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे एर्ल ऑफ सरी. जी बिल्कुल, हेनरी हावर्ड एर्ल ऑफ सरी. तो इसके अंदर कुछ हमें रिजेम्बलेंस जो है वो मिलेगी हमारे जो पोइट्स हैं उनकी, लेकिन जो कंप्लेंट ऑफ लवर रिब्यूक्ड है उसकी, लेकिन टोटली जो है इसका कंसेप्ट और उसका कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है. तो चलिए देखते हैं कि पोइट क्या कहता है. द लवर फॉर शेमफास्टनेस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये एक ट्रांसलेशन है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता दूं कि दिस सोनेट इज एक्चुअली अ ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ द लव सोनेट्स ऑफ पेट्रार्क. राइट, कि ये पेट्रार्क के एक लव पोएम की ट्रांसलेशन है. अ फेमस इटालियन सोनेटियर. पेट्रार्क कौन था? एक फेमस इटालियन सोनेटियर था. इट इज़ अ नाइस एंड ट्रू ट्रांसलेशन. ये जो ट्रांसलेशन है ये बिल्कुल 100% है, ट्रू है. एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ द पोइट को डिस्कस किया गया है. ठीक है, और ये बहुत नाइस भी है. द पोइट इज ऑफ द व्यू दैट वी कैन आल्सो एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज लव. तो पोइट इस बारे में है कि वो अपने लव के सेक के लिए जो भी चाहता वो कर सकता था. लव हैज़ हिडन इटसेल्फ डीप इन हिज हार्ट एंड वुड नॉट कम आउट एट एनी कॉल और इंस्टिगेशन. राइट, अब यहाँ पे जो ये पोइट हैं सर थॉमस वाइट, ये जिस तरह के सरे जो है वो सरेंडर कर देता है अपने लव के आगे, इस तरह से ये सर थॉमस वाइट जो है वो सरेंडर नहीं करते, बल्कि एक इगोइस्टिक बिहेवियर इनका होता है. ठीक है, इगोइस्टिक बिहेवियर के थ्रू ये स्टैंड करते हैं, रिबेल करते हैं, अपोज करते हैं, और थोड़ी सी जो इगोइस्टिक बिहेवियर है वो अपना दिखाते हुए कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग देन आई एम आल्सो नॉट विलिंग. राइट, इनका ये एटीट्यूड है. ठीक है, ये अंडर एस्टिमेट नहीं होने देते खुद को. और दूसरा नंबर पे ये जो किसी अपना सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करते अपने लव के आगे, अपनी बिलव्ड के आगे सरेंडर नहीं करते, जिस तरह के हेनरी हावर्ड ने सरेंडर किया. राइट,
अपने लव के आगे जिसको उसने पर्सोनिफाई किया। इस तरह से सर थॉमस वाइट जो है सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि उसने अपने जो उसका लव था, जब उसको वो अचीव नहीं कर पाता तो उसको अपने दिल में छुपा लेता है, और फिर वो कोई भी कॉल इंस्टिगेशन कितना भी उसको उकसाया जाए, उसके सामने कुछ भी हो जाए, वो वापस नहीं आएगा। अब एक बार मतलब ख़त्म हो गया, वो लॉयल्टी जो थी उसने ख़त्म कर दी है। स्टिल द पोइट इज़ कंटेंट। अभी भी ये सब ख़त्म होने के बाद पोइट जो है वो कंटेंट है, कनात पे सब्र कर रहा है। एट दैट बिकॉज, इस वजह से कि ही बिलीव्स दैट द रियल थिंग इज नॉट सर्विस बट बीइंग रेडी फॉर सर्विस एट ऑल द टाइम्स। ठीक है, पोइट इस चीज़ से बिलीव नहीं करता कि आप लाइक इफ़ यू आर लविंग समथिंग दैट यू कैन अचीव। ठीक है, वो कहता है मिल जाना कुछ नहीं है, लेकिन तैयार रहना कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन के लिए। ये बेसिकली एक ट्रू लव है। तो मैं जो है वो इस चीज़ को सोच के जो है वो कंटेंटेड है। अब चलते हैं पोइम के टाइटल की। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब पोइम के टाइटल की तरफ जरा चलते हैं कि टाइटल के अंदर पोइट ने क्या लिखा हुआ है। टाइटल इसका है द लवर फॉर शेम फॉस्टनेस। शेम फॉस्टनेस का मतलब होता है, शेम फॉस्टनेस का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट और अ क्वालिटी ऑफ बीइंग मोडेस्ट, शाय एंड बैशफुल। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मोडेस्ट हैं, शर्मीले हैं, शाय हैं, बैशफुल हैं या हयादार हैं। ठीक है, तो जो लवर है वो यहाँ पे शेम फास्टनेस का मतलब है वो यहाँ पे बड़ा मोडेस्ट और शाय और बैशफुल साबित होता है, क्योंकि उसका बिहेवियर एगोइस्टिक है, वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करता। राइट, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो भी होता है वो खुद तक कन्फाइंड रखता है, वो मज़ीद उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, पोइट अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, ऑनर चाहता है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दे सकता, ना खुद की, ना अपनी फीलिंग्स की, और ना ही अपने लव की। वो जब उसने एक ट्राई की, जब उसको बीट्रेल हुआ तो उसने उसको हिडन कर दिया और फिर कहा कि ये कभी भी आउट ऑफ द हर्ट नहीं हो सकता, चाहे ख्वाह कितनी भी आप इसको इंस्टिगेट कर लो, कॉल कर लो, नेवर। ठीक है, नो रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज़ द टाइटल। एक और चीज़ टाइटल में मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो टाइटल है हमारा, ये द लवर फॉर शेम फास्टनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो पोइम्स हैं, क्योंकि इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश करवाई गई थी, तो इसलिए इनकी पोइम्स का कोई कंफर्म्ड टाइटल नहीं है। ये जो टाइटल्स ऊपर दिए हुए हैं ये बहुत, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टाइटल ठीक है। अगर आप ये नहीं करते, अगर ये परेशानी होना पेपर में अगर आ जाए कि राइट नोट ऑन द पोइम या क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम द लॉन्ग लव दैट आई हार्बोर, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना किसी बात की कि ये पता नहीं क्या आ गया, क्या हो गया। ये वही है, या तो टाइटल पहली लाइन होगी, ठीक है, जो पहली लाइन होती है वो भी पोइम की टाइटल ही कंसिडर की जाती है, और दूसरे नंबर पे जो आपकी जो टाइटल ऊपर दिया हुआ है अलग से, द लवर फॉर शेम फॉस्टनेस, ये भी टाइटल ही है। तो आप जब आरटीसी लिखते हैं उसमें भी आप चाहे फर्स्ट लाइन लिख दें, अगर आपको जो है वो आपने याद की हुई है और आपको वेल प्रिपेयर्ड है तो आप ये लिख दें, नहीं तो अगर आपको टाइटल याद है तो आप टाइटल लिख दें। वैसे मैं तो मोस्टली जो है वो फर्स्ट लाइन याद करती थी, क्योंकि आगे आगे जब आप पढ़ेंगी तो बड़े अजीब अजीब से नाम हैं इनकी पोइम्स के, तो कोर्स वगैरह याद करनी होती तो मैं कोशिश करती थी कि फर्स्ट लाइन को अच्छे से याद कर लूँ। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब पोइम की तरफ कि पोइम के अंदर क्या है। पोइट कहता है द लॉन्ग, पोइम ये नहीं है, ये सोनेट है, 14 लाइंस हैं। यू कैन सी दैट कि ये देखें इनकी 14 लाइंस हैं। पोइट कहता है द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट आई हार्बोर। ठीक है, द लॉन्ग लव, एक ऐसा लव जो बहुत लंबे अरसे से है, अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पुख्ता हो चुका है। दैट इन माई थॉट आई हार्बोर। ठीक है, वो कहते हैं प्रोफाउंड, एक बहुत गहरा लव है, वो ऑक्यूपाई कर गया है माई माइंड को एंड इन माई हर्ट, मेरे दिल में भी रहता है। उसने अपनी जो एक मजबूत हार्बोर जो है, अपनी जगह है वो बना ली है। अब देखें अब वो क्या कह रहा है, अब उसने जगह बना ली है माई थॉट्स, मेरी सोचों में, आई हार्बोर। ठीक है, कि वो हर टाइम मेरी सोचों के अंदर मौजूद है। कौन, जो प्रोफाउंड, लॉन्ग का मतलब प्रोफाउंड, गहरा, पक्का, बस। एंड इन माई हर्ट, ना सिर्फ उसकी सोचों में बल्कि उसके हर्ट के अंदर भी, यानी कि जब थॉट की बात आती है तो यहाँ पे हम थॉट किस चीज़ में आती है, माइंड में,
ठीक है। तो उसके माइंड के ऊपर भी वो कैप्टिवेट हो गया लव, और उसके हार्ट के अंदर भी। डूथ, डूथ का मतलब डॉथ, ये DOTH जो है इसका बेसिकली मतलब होता है डज, DOES डज। ये ब्रिटिश जो स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड यूज हुआ हुआ है। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक है। तो इसका मतलब है डज। माई हार्ट डज कीप इन हिज रेजिडेंस। और उसने क्या किया, ना सिर्फ मेरी सोचों के ऊपर उसने जो है वो कैप्टिवेट हो गया, हार्ट पर उसने जो है अपनी रेजिडेंस जो है वो बना ली है, बल्कि ना सिर्फ उसने उसके माइंड के अंदर बल्कि उसके हार्ट के अंदर भी एक डीप रेजिडेंस बना ली है, जहाँ से अब वो निकल नहीं सकता। फिर वो आगे क्या कहते हैं, इनटू माय फेस प्रिसीत। प्रिसीत का मतलब होता है बोल्डली आप अपीयर हो जाते हैं। प्रिसीत का मतलब बेसिकली अपीयर होना, जाहिर होना विद बोल्ड प्रिटेंस, कि बोल्ड तरीके से। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना, यानी कि आप उसको जो है किस चीज़ को, लव को, लव को पोइट ने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया। देखें जो लव है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई जानदार चीज़ नहीं है कि जो मूव कर रही है, कैप्टिवेट कर रही है, रहना शुरू हो गई है। तो जब पोइट इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन का, ये जो पर्सोनिफिकेशन की टर्म है वो यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली जो पोइट्स हैं वो लिटरेरी टर्म्स के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, वो यूज़ करते हैं कि किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की या ह्यूमन बीइंग्स की ट्रेट दे के उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रेट करते हैं, वो हो जाती है। ये आपने बताया पहले। हाँ जी। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। पर्सोनिफिकेशन वो आप कहते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की या फिर आप ह्यूमन बीइंग्स की ट्रीट दे के उसको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन अगर किस चीज़ को ट्रीट करते हैं तो वो आपकी पर्सोनिफिकेशन होती है। और इस पोइम के अंदर पोइट जो है लव को एज अ पर्सन, एज पर्सोनिफिकेशन करके यूज़ कर रहे हैं। और वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लव की, कि ना उसने सिर्फ मेरे माइंड और जहन में जगह बना ली है, दिल में भी, बल्कि इनटू माय फेस, बल्कि मेरे फेस के ऊपर वो बोल्डली अपीयर होना स्टार्ट हो गया है। एंड देयर इन, और वहाँ पे कैंप डिस्प्लेइंग हिज बैनर, वहाँ पे आके उसने ना सिर्फ मतलब कि उसने रहना स्टार्ट किया, बल्कि जो उस मेरे जो लव के बोल्ड एक्सप्रेशंस हैं उसके फेस के ऊपर रिफ्लेक्टेड है। ना सिर्फ रिफ्लेक्टेड है बल्कि वो रिफ्लेक्टेड इस तरह से हैं कि जब उसके फेस के ऊपर जाहिर हो रहे हैं तो जो एक्सप्रेशंस हैं वो विक्टोरियस जो है ना, विक्टोरियस, जब आप विक्ट्री किसी चीज़ के ऊपर हासिल कर लेते हैं, जब वो एक्सप्रेशंस है ना, उस टाइप के एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। बैनर का मतलब है फ्लैग के, जो एक तगदू चल रही थी, एक उनके एक स्ट्रगल चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ, जो लवर है यानी कि जो पोइट है बेसिकली वो डिफीटेड हो गया, डिफीट हो गया, उसको शिकस्त हो गई। और जो लव है, ठीक है, बेसिकली लव जो कि जिसको वो मास्टर भी बोलता है, वो विक्टोरियस बन गया। और उसने विक्टोरियस होने के बाद पहले उसके माइंड में और दिल में था, जिसका किसी को नहीं पता था, ठीक है। माइंड और दिल की जंग के बाद वो कहाँ पे आ गया, उसके फेस के अंदर उसने ये साबित कर दिया, और अपना झंडा जो है अपनी फतह का, उसकी जो थ्रू एक्सप्रेशंस जो हमें उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब ये आपका एक वन स्टांजा है। तो देखिए वन स्टांजा के अंदर उसने जो है प्रेजेंट की बात की है। किस चीज़ की बात की है, प्रेजेंट की, अभी की वो बात कर रहा है कि अभी बेसिकली क्या उसकी सिचुएशन है, ठीक है। अब द सेकंड स्टांजा के अंदर वो आपको पास्ट में लेके जाएगा, जहाँ पे वो बताएगा कि क्या ऐसी चीज़ हुई थी जिसने उसकी जो बिलव्ड थी उसको बीट्रेयल पे मजबूर किया, बीट्रेयल करने पे कंपेल किया। लाइन नंबर 5 में वो कहता है शी, वो कौन, बिलव्ड, जो कि जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो उसको एड्रेस कर रहा है, शी, वो, दैट मी लर्नड, लर्न, जिस लर्न का मतलब है जिसने टॉट, बेसिकली सिखाया। शी दैट मी लर्न, जिसने मुझे सिखाया, टू लव एंड टू सफ़र, किस तरह से लव करते हैं और फिर लव के अंदर आने वाली जो सफ़र और पेन्स जो होती हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि माई बिलव्ड हु टॉट मी टू लव एंड सफ़र द पेन्स ऑफ लव, उसी ने मुझे सिखाया
किस तरह से लव किया जाता है और लव के अंदर जो मुश्किलात आती है उनको कैसे फेस किया जाता है, सफ़र किया जाता है। एंड कहता है एंड विल्स दैट माई ट्रस्ट, और वो कहता है उसकी ख्वाहिश थी मजीद कि वो मेरा भरोसा जीते। एंड लस्टस नेग्लिजेंस, लस्टस नेग्लिजेंस का मतलब है कि जो उसकी सेक्सुअल इंसोलेंस थी, जो सेक्सुअल फिजिकल जो एक उसकी लस्ट थी, उसको कहता है बी रीन्ड बाय रीजन, कि वो रीन्ड का मतलब है रीएंड, कंट्रोल कर ले, किस चीज़ के ऊपर हुकूमत करना। कि वो कहता था अभी इतना कुछ करने के बाद माइंड, हार्ट, फेस के ऊपर वो कैप्टिवेटेड, कंट्रोल्ड पोजीशन लेने के बाद भी वो चाह रही थी कि वो अभी भी जो मेरी फिजिकल सेंसेस हैं, फिजिकल लस्ट है और जो मेरा ट्रस्ट है उसके ऊपर भी पूरा जो है वो कंट्रोल ले ले। शेम एंड रेवरेंस, वो कहता लेकिन मेरे लिए ये शेम की बात थी एंड रेवरेंस। अब यहाँ पे वो पॉइंट खत्म करके आगे मैंने बताया ना, पोइट जो है सरेंडर नहीं करता, इगोइस्टिक बिहेवियर लेके वो आगे रिबेल करता है। वो कहता है शेम, वो मेरे लिए शेमफुल था, एंड रेवरेंस और मेरी रिस्पेक्ट का जो है ना वो यहाँ पे बात आ जाती है कि एक वीमेन एक मैन को कंट्रोल करती है तो ये क्या हो जाएगा, एक मैन की इंसल्ट होती है। वो कहता है आई कैन नॉट बियर, देर इज द पॉइंट ऑफ रेवरेंस, एहतराम की बात है। विद हिज हार्डीनेस टेक्स डिस्प्लेयर, वो कहता जब मैंने कहा कि ये मेरे लिए शेम और रेवरेंस की बात है तो फिर जो है क्या हुआ, वो फिर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीट्रेल का फैक्ट यहाँ पे आया। दूसरे नंबर पे वही पॉइंट है, कहता विद हिज हार्डीनेस टेक्स डिस्प्लेयर, और जब बिलाव ने ये चीज़ की, यानी कि उसने उसके ऊपर फिजिकली, नेचुरली, साइकोलॉजिकली कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, तो जो उसका लव था, जो मास्टर था, जो कैप्टिवेट हो चुका था, उससे क्या हुआ, वो ही कैन नॉट बियर द क्रूएलिटी, वो उसके इस फैसले से नाखुश हुआ। बिकॉज मैंने कल के शायद परसों के लेक्चर में, ये कल के तो नहीं परसों के लेक्चर में बात की थी कि जो सॉरी सर थॉमस वाइट है, ये कौन कौन से 2 स्टेट्स ऑफ लव की बात करता है अपनी पोइट्री के अंदर, वन फिजिकल, जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव की बात करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है उनका जो थीम हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव की बात है, तो यहाँ पे ऊपर जो उसने फिजिकल स्पिरिचुअल लव की बात की, आगे भी करेगा, और इस लाइन में वो फिजिकल लव की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बेशक उसने ट्रांसलेशन की है सर पेट्रार्क की ही, लेकिन यहाँ पे जो है वो उससे डिफर कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहा है, ये उसका अपना कंसेप्ट है। जस्ट उसने स्टाइल को, स्टेचर को उसने फॉलो किया, बाकी कंसेप्ट उसका अपना है। फिर आगे वो कहता है विद हिज हार्डीनेस टेक्स डिस्प्लेयर, और जब ये कहा तो फिर जो उसका लव था वो डिस्प्लेयर हुआ, नाखुश हुआ और वो वापस हुआ। वेयर विद लव टू द हर्ट्स फॉरेस्ट ही फ्लीट, वो मायूस होकर, डिसअपॉइंट होकर उसने क्या किया, वापस जो है वो हर्ट के अंदर चला गया। वो जो उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो उसके फेस के अंदर ऊपर जाहिर होना शुरू हो गए थे। वो अगेन वो जो है वो जो है रिट्रीट करता है और रिट्रीट करके वापस हर्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल ऑफ ऑनर की बात कर रहा है कि वो जो लव है वो ऐसे डिसरिस्पेक्ट होने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसकी ईगो भी है, रिस्पेक्ट भी है, तो वो इन चीज़ों के सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो अपना ऑन द प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, और फिर वो कहता है वो वापस चला गया, लिविंग हिज एम्प्टीनेस विद पेन एंड क्राई। फिर वो कहता है उसके बाद इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब है जो उसकी अहम जो एक चीज़ थी, कौन थी, बिलव्ड, उसको छोड़ा और खुद भी वो किस चीज़ में रहा, पेन में रहा, क्राई में। बेशक अंदर से वो रोता चिल्लाता रहा, बहुत दुख में रहा, लेकिन बाद में उसने क्या किया, एंड देयर हिम हाइट, और जहाँ उसने छिपाया था, एंड नॉट अपीयर्ड, कि अब अगर एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा, चाहे कितना भी उसको इंस्टिगेट कर लो। अब जो उसका लव है वो उसकी जो बिलव थी उसके इस बिहेवियर से डिस्प्लेयर होके वापस चला गया उसके हार्ट के अंदर। वो उसने एक अपनी अहम इंटरप्राइज, अपनी बिलव्ड, अपना जो उसका मेन पर्पस था उसको छोड़ा और वो वापस जा चुका है, और वो ये कह भी चुका है, उसने ये पक्का इरादा कर लिया कि अब जितना भी आप इंस्टिगेट करें, कुछ भी कर लें, वो वापस नहीं आएगा। तो आगे वो क्या कहता है, व्हाट मे आई डू व्हेन माय मास्टर फियरथ। अब व्हाट मे आई डू, आई इज द, आई कौन है, लवर है, मास्टर कौन है, ऊपर मैंने बताया मास्टर कौन है, उसकी बिलाव्ड है। नो रबिया आप बताएं मास्टर कौन है, मास्टर कौन है, रबिया टेल मी कि मास्टर कौन है। तो नहीं, आई थिंक यहाँ पे
जी वो अपने लव को कह रहा है मास्टर। बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर कहा ना कि उसने पर्सोनिफिकेशन करके लव को एज अ मास्टर यूज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के तौर पे एज अ मास्टर यूज कर रहा है। तो आप एक्टिव नहीं होती क्लास में। मास्टर वो कह रहा है, वो कहता है व्हेन माय मास्टर फीयर्स, वो कहता है व्हेन व्हाट मे आई डू। अब वो लवर जो है पोइट, वो क्या कर सकता है व्हेन माय मास्टर फीयर्स, जब मेरा मास्टर जो है यानी कि जो लव है वो भी वापस चला गया, तो अब उसके पास क्या रह गया है, वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। वो कहता बट इन द फील्ड विद हिम टू लिव एंड डाई, लेकिन कहता कि जो फील्ड ऑफ लव है, ठीक है, वो उसमें जो है कहता वो मैं उसका स्लेव हूँ और उसके साथ मैं रहना चाहूँगा यहाँ पे, चाहे फिर वो डेड हो जाए, मर जाए, या फिर जिंदा रहे। कौन फील्ड कौन सी है? यानी लव वाली। हाँ जी बिल्कुल, लव की वो जो है मास्टर लव को। चाहता चाहे जी जी बोले। नहीं कि वो नहीं ऐसे साथ में रहना चाहता है अपने लव के साथ, चाहे यानी उसकी फीलिंग्स जो है वो खत्म हो जाए या ना भी हो। जी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहता है मैं जो है ना इस चीज का साथ नहीं छोड़ूंगा। आई थिंक उसने बिलव्ड को जो है वो फॉरसेक कर दिया, ठीक है, उसको पीछे कर दिया, तरक कर दिया कि अब जो है उसको उसके पास वो बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास नहीं जाएगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो लव है वो खत्म नहीं हुआ। वो कहा उसने मेरे माइंड के अंदर, मेरे जहन के अंदर वो रहेगा, लेकिन ना तो फेस पे अपीयर होगा और ना ही वो दोबारा बिलव तक अप्रोच करेगा और ना अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और वो कहता लेकिन मैं दिल से नहीं निकाल सकता, तो फिर चाहे जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से मैं इसके साथ हूँ। किसके साथ? अपने मास्टर के साथ। मास्टर कौन है? लव उसका, लव बेसिकली। और वो कहता है फॉर गुड इज द लाइफ एंडिंग फेथफुली। वो कहता है इससे बेहतर लाइफ क्या हो सकती है अगर आप एज अ स्लेव, ठीक है, एज अ स्लेव किसी के गुलाम हो और आप फेथफुल हो अपने मास्टर से, उस सिचुएशन में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन में है कि मैंने कुछ धोखा नहीं किया, मेरी तरफ से कोई भी जो एरर है वो नहीं है। ही इज़ अ क्लियर इन हिज ऑल मैटर्स। तो वो कहते हैं इससे बड़ी मेरे लिए बात नहीं होगी कि मैं खुद को ये इस बात के लिए सेटिस्फाइड कर सकूंगा कि मेरी तरफ से कोई एरर या कोई बीट्रेयल, कोई डिसलॉयलिटी नहीं है। आई एम द स्टिल ऑनेस्ट विद हर बट शी हैज बीट्रेड हिम, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है कंसेप्ट के अंदर तो मुझसे पूछें, फिर हम लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। पहले मुझे बता दें किसी भी एक पॉइंट की, एक वर्ड की समझ नहीं आपको आई या कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो प्लीज क्वेश्चन करें। जी क्लियर है मेरा तो। ओके रबिया आप बोले। रबिया आपका कोई क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? लैंग्वेज की तरफ चलें। ओके अब हम चलते हैं लैंग्वेज की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोनेट है, राइट? सोनेट। दूसरा सोनेट है तो हमने कल देखा कि इसने भी सेम जो पेट्रार्क का स्टाइल है वो फॉलो किया है इन स्टॉन्जिक फॉर्म में। स्टॉन्जिक फॉर्म में उसने पेट्रार्क का स्टाइल यूज किया है। फर्स्ट 8 लाइंस में उसने एक बात, एक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया है। ये देखें, ये है आपकी 8 लाइंस। इसके अंदर उसने एक बात की है। सबसे पहले उसने प्रेजेंट की बात की है, पहली 4 लाइंस के अंदर यहाँ तक उसने प्रेजेंट की बात की है, ठीक है, कि प्रेजेंट में अब उसकी सिचुएशन क्या है तो किस तरह से डील कर रहा है। फिर उसने बताया कि क्या है, उसने ये वाली जो आपकी लाइन है और ये वाली जो लाइन है और ये वाली 3 लाइंस में उसने पास्ट को डिस्कस किया है कि पास्ट के अंदर क्या हुआ था, ठीक है।
इन 3 लाइंस के पास्ट को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे भी उसने पास्ट की ही बात की है कि पास्ट में किस तरह से जो उसका लव है वो इस डिसरिस्पेक्ट को, इस जो क्रूरनेस उसने यूज़ की है उसकी बिलव ने, उनको उसको एक्सेप्ट ना कर सका, उसको बियर ना कर सका। फिर आगे जो आगे वाली 4 लाइंस हैं उनके अंदर 6 लाइंस हैं, तो उसके अंदर उसने 3 लाइंस के अंदर एक कंसेप्ट बता दिया। यहाँ तक देखें, ये 3 लाइंस जो हैं ये मैचेबल हैं और अगली वाली 3 लाइंस इससे थोड़ी डिफरेंट है। इन 3 लाइंस में उसने बताया कि जो डिसरिस्पेक्ट के बाद उसके जो मास्टर था, यानी कि बेसिकली जो लव था, उसने क्या किया, ठीक है, और उसने उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो कितनी पुख्ता है। यहाँ पे उसकी जो हमें उसका बिहेवियर जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट का पहलू है, पॉइंट एंड सिंबल ऑफ ऑनर जो है, और उसकी जो एक डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें इन 3 लाइंस के अंदर नज़र आती हैं, ठीक है। और एंड वाली जो 4 लाइंस हैं इसके अंदर हमें बेसिक रिजल्ट और पॉइंट का व्यू पता चलता है। और ये पता चलता है, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि इन लाइंस के अंदर हम देखेंगे कि पहली एक जो उसकी 8 लाइंस का एक स्टांजा है ऑक्टेव, उसमें वो एक बात डिस्कस करता है, प्रॉब्लम, वो सब कुछ बताने के बाद अपने हालात, सिचुएशन, और एंड की जो लाइंस होती हैं, एंड वाली लाइंस में वो ये बताता है कि उन लाइंस को फेस करने के बाद, उन लाइंस को चैलेंज करने के बाद, उन लाइंस को एक्सेप्ट करने के बाद, उन लाइंस को एक्सपीरियंस करने के बाद, उन जो वाकयात पूरी ऊपर पोएम के अंदर हुए उनका पोइट के ऊपर क्या असर हुआ है, ठीक है, कि उनका पोइट के ऊपर क्या असर हुआ है। तो पोइट के ऊपर असर हमने देखा कि उसने रेजोल्यूट किया और उसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर वो चली भी गई है तो दिस इज़ गुड, नो इशू, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम जो है वो लॉयल्टी वाला वैसे ही पूरा करूँगा जैसे मैं इससे पहले करता रहा हूँ, ठीक है। और फिर अगर बाकी लैंग्वेज की बात आती है तो उसके अंदर हम देखते हैं, अच्छा ये चीज़ क्लियर है आप जी। रबिया, आप सुन रही हैं मुझे? अच्छा, अब हमने स्टांजा फॉर्म को देख लिया, अब हम रिहाइम स्कीम देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, उसकी रिहाइम स्कीम डिफर करती है, जो कि क्या नाम है उसका, पोइट हमारे राइट। पेट्रार्क, उनकी जो रिहाइम स्कीम थी वो थी उनकी रिहाइम स्कीम जो थी ए बी नहीं थी, उनकी रिहाइम स्कीम क्या थी, ए बी ए, फिर ए बी ए, फिर आगे वाली थी सी डी ई, ठीक है, ये उनकी थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने कंसेप्ट और स्ट्रक्चर तो उनसे लिया है, लेकिन उसकी जो है अपनी डिफरेंट है, रिहाइम स्कीम उसने डिफरेंट यूज़ की है। तो अब हम देखते हैं कि उसने अपनी रिहाइम स्कीम जो है वो किस तरह से डिफरेंट यूज़ की है उनसे। फर्स्ट हार्बोर, रिहाइम स्कीम क्या होती है, एंडिंग साउंड, हार्बोर, बोर, तो इसको हम देंगे ए, ठीक है। आगे है रेजिडेंस, डेंस, आगे थर्ड लाइन है रेजिडेंस जो है, ए के बाद क्या देंगे, ये दोनों आपस में रिहाइम नहीं कर रही, तो रेजिडेंस क्या हो जाएगी, बी। फिर आगे है प्रीटेंस, रेजिडेंस, प्रीटेंस, दोनों आपस में रिहाइम्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइंस भी हो गई हमारी बी, सेकंड वाली भी बी थी और ये भी बी हो गई। नीचे वाली बैनर, नर, और ऊपर हर, हार्बर और बैनर, एंडिंग साउंड्स जो है वो हमारी रिहाइम कर रही हैं आपस में जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारी रिहाइम स्कीम जो है वो ए हो जाएगी। तो ये इसकी क्या हो गई, ए बी बी ए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाइन नंबर 5 के अंदर है सफर, र,
सफ़र, तो बी के बाद क्या आएगा, हमने ए बी यूज़ कर ली, बी के बाद सफ़र ऊपर वाली किसी लाइन से जो है हार्बर के साथ सफ़र जो है वो, हार्बर और सफ़र दोनों डिफरेंट है, तो क्या ये रिहाइम कर रही है? नहीं रिहाइम कर रही, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सी। सी के बाद हमारे नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस किसी से भी रिहाइम्ड नहीं है, तो इसको हम देंगे डी, सी डी। फिर आ गया रेवरेंस, नेग्लिजेंस एंड रेवरेंस बोथ आर रिहाइम्ड, तो डी डी। फिर आ जाता है प्लेयर, प्लेयर, सफर, प्लेयर, र एंडिंग दोनों एंडिंग साउंड जो है वो रिहाइम्ड करेंगे, तो इसको हम क्या देंगे? सी।